हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कृष्णाज एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिपिड्स के बारे में और लिपिड्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। वैसे तो मैं आज प्रोटीन के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने डिमांड की कि विटामिन्स को पहले किया जाए, तो आज हम विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन लेक्चर को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसे विटामिन्स पार्ट 1 और विटामिन्स पार्ट 2, यानी कि विटामिन्स भाग ए और विटामिन्स भाग 1। क्यों किया हुआ है? क्योंकि बड़ा टॉपिक था, ठीक है। इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर एक ही सिटिंग में लेते तो काफ़ी लंबा वीडियो बनता, और इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसमें हम विटामिन के बारे में पहले जनरल डिस्कशन करेंगे, और इसी पार्ट के अंदर हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट 2 होगा, उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे होंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तीसरा इसका एक पार्ट हमने फिर और कर दिया है, जिसमें मिनरल्स और वाटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बगैर देर करते हुए आज शुरुआत करते हैं अबाउट द विटामिन्स। पहले कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहला, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ दे रखा है विटामिन्स की खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने की, जिनका नाम है ल्यूनिन। ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है कि विटामिन शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विटामिन शब्द का उपयोग विटामिन के रूप में नहीं किया गया था। पहले वर्ड यूज किया गया था विटामिन। क्यों बना था? ये दो वर्ड से मिलकर बना। एक था वाइटल और केमिकल नेचर इसका था एमीन। इसीलिए पहला जो टर्म यूज किया गया वो विटामिनी या विटामिन आप कह सकते हो, ये टर्म यूज किया गया। और ये किसने किया? ये सबसे पहले यूज किया है एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है फंक। क्यों दिया गया इसका भी देखें कि इसको सबसे पहले उन्होंने चावल की छीलन, यानी कि जो भूसी होती है, उससे पृथक किया। और जब इसका केमिकल नेचर पता चला तो ये एक एमीन था। इसको आप देखोगे, इस विटामिन का नाम है थियामीन, जो सबसे पहला विटामिन डिस्कवर्ड हुआ था। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि सारे के सारे विटामिन एमीन नहीं होते हैं, तो एक जनरल वर्ड सजेस्ट हुआ, और वो क्या हुआ? वो जनरल वर्ड है विटामिन, मतलब ई हटा दिया गया। और अब आजकल जो प्रचलन में है, जो यूज में लिया जा रहा है, वो है विटामिन। और ये टर्म यूज किया था ड्रूमॉन्ड ने, ठीक है। ड्रूमॉन्ड ने हल्का सा चेंज करके उसको नेम सजेस्ट किया विटामिन, जो आजकल हम यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर है। इसमें आपको दो साइंटिस्ट स्पेशली याद रखने हैं। एक है ल्यूनिन, जिन्होंने विटामिन की खोज की, और दूसरा वो जिसका नाम है फंक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बेटा एमीन जो है वो टर्म सजेस्ट किया था, जो बाद में चेंज हो गया विटामिन में। अब केमिकली अगर हम कहें तो ये क्या है? तो केमिकली आपको बताया था ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ का पार्ट है, तो कार्बनिक पदार्थ है। दूसरा है जिनका निर्माण प्राणियों में, ठीक है, प्राणी मीन्स जंतुओं में नहीं होता, या जंतुओं के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन पौधे सभी प्रकार के विटामिन का निर्माण करते हैं। तो यानी कि जंतुओं के लिए जो भी विटामिन चाहिए वो पौधों से ही प्राप्त होंगे, यानी कि जो उनका भोजन होगा उसी से प्राप्त होंगे, चाहे वो जंतु शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो। मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु को खाकर अपनी पूर्ति करते हैं। अब शरीर में इनकी जरूरत तो है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के कंपैरिजन में ये नगण्य हैं, बहुत ही कम हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। बहुत ही मिलीग्राम में नहीं, माइक्रोग्राम में इनमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था कि ये ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते, ठीक है। मतलब इनका ऊर्जा उत्पादन में कोई रोल नहीं होता। ये पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन हैं, तो विटामिन स्रोत नहीं होते, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब आता है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को डिवाइड किया गया। घुलनशीलता मतलब सॉल्वेंट, अगर हम उसको घोलें किसी चीज में तो उसमें वो घुल जाएं, ये है। अघुलनशील ना हो तो ऐसी कंडीशन में उसको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। पहला ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप है वसा में घुलनशील, यानी कि फैट में सॉल्वेबल, फैट सॉल्वेबल कहते हैं।
और दूसरा क्या है, जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल का ग्रुप होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कौन से विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है और कौन से फैट सॉल्युबल हैं। तो दोनों को याद रखना है। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो है ये क्या है, फैट सॉल्युबल हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं लेकिन वसा में घुलनशील हैं। ऐसे ही जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी एंड सी, बी में हम पढ़ेंगे अकेला विटामिन नहीं होता, बी कॉम्प्लेक्स होता है जो ये काम करता है। तो इनको याद करने का तरीका सिंपल सा है, एक ग्रुप को याद कर लिए दूसरे को छोड़ दीजिए। अगर आपको जल में घुलनशील वाले याद हो जाते हैं तो आप याद कर सकते हो बी एंड सी, बाकी जो सारे बचेंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, वसा में घुलनशील हो जाएंगे। या वसा वाले को याद कर लो तो इसका बहुत सिंपल है, हेडेक की तरह आप एक टर्म याद कर लो, सिर्फ हेडेक। तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, फैट सॉल्युबल हो जाएंगे। अब जो विटामिन हम खाते हैं इनका रोल क्या है ये हमें पढ़ना है और इसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो देखें, शरीर की विटामिन में कमी होने पर क्या होगा, विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं और इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, हाइपोविटामिनोसिस या अविटामिनोसिस। ठीक है, हिंदी वर्ड के हिसाब से जोड़ा जाता है। कमी होने पर, कम का मतलब हाइपो, ज्यादा होने पर हाइपर। ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस विटामिन की अधिकता से होने की वजह से प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उनको टर्म यूज करते हैं। और विटामिन की कमी से अगर कोई रोग होता है तो उसको हाइपोविटामिनोसिस टर्म यूज करते हैं। ठीक है, खास तौर से आगे चल के हम पढ़ रहे हैं कि जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ये हानिकारक नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो ये पसीने के साथ में, यूरिन या मूत्र के साथ में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो ये हमारे बॉडी में कभी भी अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते, तो इसका कोई इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर नहीं पड़ता। लेकिन जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं इनकी अधिक मात्रा भी हानिकारक होती है, मतलब हाइपोविटामिनोसिस कॉज करते हैं। जैसे उसमें भी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कौन सा विटामिन जो है वो हाइपर यानी कि अधिक होने पर हाइपर विटामिनोसिस कॉज नहीं करता, तो बी और सी में से कोई भी अगर एग्जाम्पल होगा तो उसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे हमने कहा कि आज के सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो है वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहां से शुरुआत करते हैं। ये तो क्लियर हो ही गया होगा आप सबको कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनके नाम अभी मैंने आपको बताया और आपको कहा शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए क्या वर्ड यूज करना है, एडेक। ठीक है, तो सबसे पहला जो विटामिन है इसका वो है विटामिन ए। अब विटामिन में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के सोर्स क्या हैं, ठीक है, इनकी कमी से होने वाले मेन रोग क्या हैं, लक्षण। जनरली जब आप नीट या अदर एग्जाम देते हो तो उसके अंदर उनके लक्षण भी पूछे जाते हैं। अब देखें जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नेम है रेटिनॉल। ठीक है, अब सोर्स क्या है, मछलियों के यकृत के तेल, कॉड लिवर ऑयल आपने सुना होगा। ठीक है, इसमें मिलता है। पीले फल जैसे मैंगो है, पपीता है, इनके अंदर प्रेजेंट है। गाजर इसके सबसे अच्छे सोर्स होते हैं। दूध आपको बताया कि ये कंप्लीट फूड है तो इनके अंदर तो विटामिन है। अंडे और मांस में ही पाया जाता है, लेकिन ये खट्टे फलों में नहीं पाया जाता। सिट्रस फ्रूट जिनको आप कहते हो, संतरा है, नींबू है, आंवला है, इनके अंदर नहीं पाया जाता। अब इसकी कमी से दो रोग होते हैं मेन। एक रोग है जिसका नाम है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, या इसको कहते हैं इंग्लिश में नेक्टेलेपिया। क्या है इसका मतलब, रतौंधी एक्चुअल में वो रोग होता है जिसमें विटामिन ए की कमी होने की वजह से पर्सन को रात में दिखाई देना बंद हो जाता है या अंधकार में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए इसको हिंदी में नाम दिया गया रत औंधी। रत मीन्स रात से है, ऑन मीन्स क्या है, ना दिखाई देना। ऐसी नाइट, नाइट मीन्स रात्रि है और ब्लाइंडनेस मीन्स अंधापन। और ये किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन ए की कमी से होता है। क्यों? क्योंकि जब आप आई का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो हमारे जो रेटिना होता है उसके अंदर रॉड सेल प्रेजेंट है और उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन का एक कंपोनेंट कौन देता है, वो रेटिनॉल देता है। और जब वो नहीं होता तो डे और नाइट विजन हमें नहीं हो पाता, के लिए रात में नहीं दिखाई देता। ऐसे के जब कमी होती है तो एक बीमारी है जिसके कई नाम हैं, जैसे जीरोप्थेल्मिया
या कॉर्निया क्रेटिनाइजेशन। हमारे आई का जो कॉर्निया है ये कैसा होता है, क्रेटिन इसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अंधापन भी फाइनली डेवलप हो सकता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं, पहले तो रतौंधी है, ठीक है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक विटामिन ए की डेफिशिएंसी बनी रहती है तो ये ज़ीरोफ्थैलेमिया में या कॉर्निया शल्की भवन या कॉर्निया क्रेटिनाइजेशन में कन्वर्ट हो सकता है और ये फाइनली अंधेपन में भी लीड कर सकता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस इसको आप कह सकते हो। नेक्स्ट इस ग्रुप का विटामिन है हमारा विटामिन डी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। आपने जब पिछले सेशन में हमने टेट से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको जब डिस्कस किया था तो इसमें कई जगह पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये विटामिन 3 फॉर्म में मिलता है। कौन कौन सी फॉर्म में मिलता है, ठीक है, एक है विटामिन D1 जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे विटामिन D2, विटामिन D2 का क्या नाम है, अर्गो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 ये क्या है, कोली कैल्सीफेरॉल। जनरली प्लांट सोर्स से जो मिलता है वो है अर्गो कैल्सीफेरॉल, एनिमल सोर्स से जो मिलता है वो है कोली कैल्सीफेरॉल। ये अभी हम पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में है एक टाइप का, उससे इसका फॉर्मेशन या इसकी सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सारे विटामिन को हमें बाहर से भोजन के साथ में लेना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। अगर हमें बाहर से विटामिन ना मिले तो भी हमारे काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि हमारी त्वचा के अंदर एक केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है जिसका नाम है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल का एक टाइप है, ये हमारी त्वचा में पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम धूप में बैठें जरूर अपने शरीर को धूप दिखाएं, या छोटे बच्चे जो ग्रोइंग हैं उनको भी धूप में हमें लेटाना चाहिए जिससे कि ये बने। तो फूड पर हमें इसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हमें ये ज़्यादा मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम इसको खुद बना सकते हैं तो गरीब से गरीब के आदमी भी इस विटामिन को आसानी से ले सकता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया पुअर्स मैन्स विटामिन, या इसको नाम दिया गया सनशाइन विटामिन। हिंदी में गरीबों का विटामिन या इसको धूप का विटामिन भी कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, यही एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारी त्वचा अपने आप बना सकती है। और इसमें कौन कन्वर्ट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का एक फॉर्म है जिसको कहते हैं 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट वन, आप इसके देखें, ये किसमें सहायक होता है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम एंड फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है, जिससे कि अस्थियों का निर्माण एवं विकास होता है, दांतों का विकास और निर्माण होता है। आप जानते हो कि अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम फास्फोरस चाहिए, लेकिन जब इनका अवशोषण ही प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो फिर ये हमारे शरीर में पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना कैल्शियम और फास्फोरस की इंपॉर्टेंस है वैसी कंडीशन क्या है, वैसी ही कंडीशन है कि विटामिन डी ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वही हो गया कि मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इन नोट्स को पढ़िए, आपने सिर्फ व्यू किया हल्का सा और आगे बढ़ गए, आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपको समझ में क्या आएगा। तो जब आप इसको ओपन नहीं करोगे तो वैसे काम जो है आपका पूरा नहीं होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है कि मान लीजिए आपके पास कैल्शियम और फास्फोरस दोनों है बॉडी के अंदर, ठीक है, आपके फूड में प्रेजेंट हैं, लेकिन विटामिन D3 या डी का कोई भी फॉर्म ना होने की वजह से उसका अवशोषण प्रॉपर नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट आता है कि विटामिन डी के स्रोत क्या हैं, तो इसके स्रोत क्या होते हैं, दूध है, अंडा है, मांस है। दूध सभी के अंदर आप आंख बंद करके लिख सकते हैं। आपको बताया था केवल किसको छोड़ना है, विटामिन सी को। विटामिन सी आपको बताया था कि अगर दूध में पाया जाएगा तो दूध अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया जाएगा, वो फट जाएगा। अब इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं देखें। एक है सूखा रोग या रिकेट्स। ये बच्चों में देखा गया है, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर ये विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाएगी, ठीक। तो इसका लक्षण क्या होते हैं, इसमें अस्थियों में यानी कि हड्डियों में दर्द और कमजोरी रहेगी, अस्थियां मुड़ जाएंगी या टेढ़ी हो जाएंगी, या दांतों की समस्या हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, या पेशियों में कमजोरी, क्योंकि कैल्शियम आयन जो होते हैं वो मसल या पेशियों के संकुचन और शिथिलन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब ये कम हो जाएगा तो विकास यानी कि डेवलपमेंट जो हो रहा है वो भी स्लो हो जाएगा। अस्थियों में यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो बच्चे होते हैं जिनको ये सूखा रोग होगा या रिकेट्स होगा,
तो अगर आप देखें नॉर्मल पर्सन की दोनों टांगें एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से रहती हैं, लेकिन जब इन बच्चों में बीमारी होती है तो या तो इसमें इस तरीके की बल्जिंग होती है जिसको कहते हैं धनुष आकार की हो जाएंगी, बाहर की तरफ हो जाएंगी, या ऐसा हो सकता है ये इस तरीके से हो जाए, दोनों घुटने पास आ जाएं, तो इसको कहते हैं नी लॉक। नी लॉक भी हो सकता है या बल्जिंग ऑफ द बोन्स भी हो सकता है, बाहर की तरफ ये बल्ज आउट कर सकती हैं। तो ये बच्चों के अंदर होने वाला रोग है। लेकिन अगर हम कहें वयस्कों में, तो वयस्कों में हड्डी वगैरह विकसित तो हो चुकी हैं, तो इस तरीके का तो नहीं होता, लेकिन असर वैसा ही होता है। इसको नाम देते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया के लक्षण वैसे ही हैं, लेकिन अंतर क्या आ जाएगा उसको देखें। जैसे थकान एवं कमजोरी है, मांसपेशियों में कमजोरी है, चलने में कठिनाई होगी, ठीक है, अस्थियों में दर्द होगा, अस्थियों को मुड़ना या टेढ़ापन हो जाएगा, और अस्थियां आसानी से टूटना शुरू हो जाएंगी। मतलब छोटी मोटी मतलब क्या कहते हैं, चोट लग भी जा रही है तो भी यही कंडीशन होगी। और ये माना जाता है कि खास तौर से ओल्ड एज में ये ज्यादा इंपैक्ट एक नॉर्मल कंडीशन की फॉर्म में होता रहता है। नेक्स्ट विटामिन इस श्रेणी में आता है और वो है विटामिन ई। क्या है विटामिन ई? इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल इसकी कॉमन फॉर्म है जो हम लेते हैं। स्रोत इसका क्या है? ये अंडों में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है और अनाज के छिलकों में पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भूसी को नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। अगर हम भूसी युक्त खाते हैं तो हमें सारे विटामिन जो हैं वो इसमें से मिलते रहते हैं। इसके कार्य क्या हैं तो देखें। पहला इसका प्रमुख कार्य है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से त्वचा हमारी स्वस्थ रहती है, इस पे झुर्रियां दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं और हमारी सुंदरता मेंटेन रहती है। इसीलिए नीचे देखें जो ब्लैक कलर से पॉइंट्स लिखा है कि इसको हम ब्यूटी विटामिन या सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि आदमी खूबसूरत है वो तो एक अलग चीज है, वो तो भगवान की देन है, उसके हिसाब से है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है, ये क्या करता है, ये गैमीट के फॉर्मेशन युग्मक जनन के लिए आवश्यक है। और अगर ये कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर बांझपन आ सकता है, मतलब हम स्टेराइल हो सकते हैं। इसीलिए इसको प्रतिबंधिता विटामिन या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि स्टेरिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? अब सिंपल सी चीज है, देखें। हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है बंधिता, ठीक है, या बांझपन जिसको कहते हैं, इंग्लिश में स्टेरिलिटी कहते हैं। पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में जो शुक्राणु हैं या तो इनका निर्माण कम हो जाएगा या बनेंगे तो इनकी गतिशीलता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से निषेचन नहीं हो पाएगा, या इनकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसी महिलाओं में कि अंडाणुओं की गुणवत्ता जो है वो कम होने लगेगी, या गर्भ धारण करने में जो है वो कठिनाई आएगी, या हो जाएगा तो एबॉर्शन जैसी कंडीशन जो है वो बार बार हो सकती है। तो ये जो है स्टेरिलिटी में लीड कर सकता है। और जैसे हमने कहा एंटी एजिंग है, तो अगर ये विटामिन कम हो जाएगा तो एजिंग कंडीशंस भी डेवलप हो सकती हैं। ओके, जैसे आपने देखा है ना कि स्किन में बहुत से यंग लोगों के अंदर भी झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये विटामिन ई के बारे में। अब आते हैं इसके लास्ट विटामिन में, क्योंकि हमने ए डी ई के कहा था तो ई तक हम पहुंच चुके हैं। अब आ गया हमारा विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम है नेप्थोक्विनोन, ठीक है। स्रोत क्या है? ये हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स में। अंडे में प्रेजेंट होता है, मांस में प्रेजेंट होता है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी आंत में रहने वाला एक सहजीवी जीवाणु जिसको हम ई कोलाई कहते हैं वो भी इसका निर्माण कर लेता है। अब इसका कार्य क्या है देखें। इसका कार्य होता है कि ये हमारे लिवर में एक पिगमेंट का निर्माण करता है, या एक केमिकल कंपाउंड का निर्माण करता है। एक प्रोटीन है ये जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन वो केमिकल कंपाउंड है जो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमने या रक्त स्कंदन में सहायक होता है। जब हमें चोट लग जाती है तो चोट लगने पर
रुधिर बहना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि रक्त का थक्का जमाने में या रुधिर के बहने से रोकने में सहायक होता है। तो मान लीजिए अगर चोट लग गई तो एक निश्चित समय पर जो है ब्लड क्लॉट कर जाता है, लेकिन अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा, ये रक्तस्राव जो हो रहा है ये लंबे समय तक हो सकता है, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये स्राव को रोकता है, इसीलिए रक्तस्राव रोधी विटामिन या एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी हम इसको कहते हैं। एंटी हीमोरेगिक विटामिन इसको हम कहेंगे। क्लियर है? और इसमें भी कहा जाता है, जैसे एक बीमारी होती है कि अगर रुधिर का थक्का नहीं जमता और रुधिर लगातार बहता रहता है तो इसको हम नाम देते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है या एक आनुवंशिक रोग है, लेकिन विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं और ये घातक हो सकता है। लेकिन ऐसा हीमोफीलिया जो कि आनुवंशिक होता है, उसकी नॉर्मल कोई क्योर नहीं होती, कोई उपचार नहीं होता। लेकिन अगर हीमोफीलिया का जो कंडीशन है वो विटामिन के की वजह से, की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, तो अगर हम अपनी डाइट में विटामिन के की मात्रा को बढ़ा दें, ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन के प्रेजेंट हो, या हम मेडिसिन की फॉर्म में जो टैबलेट्स आती हैं उनको लेंगे, तो ये समस्या हमारी दूर हो जाएगी। तो आज हमारा चारों के चारों विटामिन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इतना ही रखेंगे। उम्मीद है कि आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और जिन्होंने डिमांड की है, मैंने पहले भी कहा कि अगर आप जो सीरीज चल रही है उसमें किसी टॉपिक को आप पहले करना चाहते हैं तो आपके लिए वो हम पहले कर लेंगे। बाकी जो पार्ट है करेंगे उसको भी, लेकिन उसको बाद में कर लेंगे। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि सॉरी, आज की डिमांड हमारी ये थी कि हम विटामिन को शुरू करें। अब मैंने कहा कि विटामिन जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसको एक सीरीज़ में हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि आप ये देखेंगे आज का वीडियो ही लगभग जो है 20 से 25 मिनट के बीच का हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए पूरा करें तो लगभग 1 घंटे का एक वीडियो है, जो शायद बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगे, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो सब लोग ये चाहते हैं क्विक रेस्पॉन्स हमें मिल जाए, हम सारे काम कर लें। मैं भी बाद में सबको जो है ये कोशिश करूँगा कि वन लाइनर बना के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी मैं आपको मतलब एक सेशन में जो है उसको डिस्क्राइब कर दूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसको डिटेल से अगर पढ़ते हैं तो ये आपको फॉर एवर याद रहते हैं। तो ठीक है, इसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, और जैसे कि हमारा ट्रेडिशन चला रहा है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा ये इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर होगा। तो अपने डिटेल तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही अगर आप दें, अपने मन में सोच लें, अपने कॉपी में नोट कर लें और वो सही हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका डबल रिवीजन होगा। तो फिर मेरी वही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने और साथियों को बताएं जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।